प्रवक्ता हैं जुनेद साहब। डॉक्टर हिमांशु बात तो सही कर रहे थे। देखिए, इस देश में जो ऑक्सीजन है वो हिंदू भी ले रहा है, वो आप भी ले रहे हैं। उसी ऑक्सीजन को आप ले रहे हैं, उसी को छोड़ रहे हैं, वही हिंदू भी ले रहा है। समझ रहे बात को? यहाँ का पानी भी आप ले रहे हैं, यहाँ का अन्न और अनाज भी आप ले रहे हैं। सरकार की अगर योजना है तो उज्ज्वला का सिलेंडर अगर हिंदू को मिल रहा है तो मुस्लिम को भी मिल रहा है। अगर 80 करोड़ लोगों को अगर फ्री में अनाज सरकार दे रही है तो वो हिंदू को भी दे रही है, वो मुस्लिम को भी दे रही है। फिर इतनी तलखी और इतना जहर क्यों आपकी पार्टी के नेताओं की जुबान में और उनके बयानों में? शायद यही एक बड़ी परेशानी है जिसका जिक्र डॉक्टर हिमांशु कर रहे हैं। देखिए, पहले मैं तो एक बात बताऊं कि डॉक्टर हिमांशु साहब ने बड़ी ही सफाई से, जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद, उनको भी अपनी इस राजनीति का हिस्सा बना लिया कि उन्होंने एनसीईआरटी की सच किताबों बोला को इस मैंने। तरीके से पेश किया कि नहीं, आप हमारी बात एक बार सुन लीजिए, फिर सच और गलत का फैसला तो बाकी लोग भी कर लेंगे। आपने इतनी सफाई से कहा कि उन्होंने एनसीईआरटी की किताबों से एक पक्ष का पूरा इतिहास हटा दिया। मैं उस लोग उनसे थोड़ा सा और पीछे चला जाता हूं, जो इनकी पार्टी के जो आइडियोलॉजिकल फादर हैं, सावरकर और गुरुजी जिनको ये कहते हैं, गोलवारकर, उन्होंने संभाजी के बारे में कुछ लिखा है और मैं चाहूंगा कि ये जाकर के उसको पढ़ लें। वो उन्होंने कोई एनसीईआरटी की किताब से पढ़ के नहीं लिखा। देश की आजादी के बाद से एनसीईआरटी की किताब लागू हुई है, उन्होंने अपनी शिक्षा देश की आजादी से पहले पूरी कर ली थी। ये चाहते हैं कि इतिहास को ऐसा तोड़ मरोड़ के पेश करें कि देश में इस तरीके का नफरती माहौल हमेशा बना रहे। इतिहास की किताबों में जो है, जिस भी पढ़े लिखे इंसान के पास जरा सा भी चेतना होगी, वो किताबों को खोल करके पढ़ लेगा और सच और गलत का, झूठ का फैसला वो खुद करने के लिए सक्षम है। इनको फिल्में बनाने की लिए जरूरत नहीं है कि अभी इन्होंने कहा कि ऐसी और फिल्में बननी चाहिए, मतलब एक फिल्म से एक दंगा हुआ है तो ये चाहते हैं कुछ और ऐसी फिल्में बने जिससे माहौल देश का और खराब हो। इनकी मंशा ही ऐसी है कि देश में माहौल नफरत का जब तक चलता रहेगा, इनकी राजनीति चलती रहेगी। इनके पास फ्यूचर का मतलब कोई आप कह एजेंडा रहे नहीं फिल्म है, से दंगा इसलिए ये होता है खबरें तो हम खोलते फिल्म हैं बस। बनाएंगे तो आप लोग दंगा करेंगे, ऐसा है? दंगा हमने नहीं किया, दंगा आपने कराया आपके प्रदेश में, जहां मैंने मुख्यमंत्री नहीं हैं, कराया। जहां मैं आपकी आपको सेंट्रल में पूरी गवर्नमेंट घटना है। बता देता हूँ। मैं आपको पूरी घटना बता देता हूँ। सुबह की बात है, जो एक 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 गुट था, आप सुन एक पक्ष लीजिए, था, वो एक पक्ष था, वो घटना वो मैं गया जान था, रहा हूँ, उन्होंने आप सुन कुछ लीजिए। एक यात्रा की। मैं आपको निष्पक्ष घटना बता रहा हूँ, किसी नहीं, जो बायस नहीं आप बता घटना रहा हूँ। बता रहे हैं पुलिस वो की मैं सबकी रिपोर्ट जानकारी आपको में बताता है। हूँ। मैं जो आप घटना बता रहे हैं वो सबकी जानकारी में है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी? तो जिम्मेदारी पूरी है। हमारे चीफ मिनिस्टर ने बोल दिया, कोई भी हो, बिना धर्म निरपेक्षित जो भी इंसान इसका नाम आएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा जुनेद साहब, हमारे आपने चीफ मेरे मिनिस्टर सवाल का साहब ने जवाब नहीं नहीं बोला। दिया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जी, आप एक बार अपना सवाल फिर से कर दें। सवाल मेरा यह था कि इस धरती पर आप रहते हैं, इस देश में आप रहते हैं, इस देश में हवा अगर हिंदू ले रहा है तो मुस्लिम भी ले रहा है। सरकारी जितनी भी योजना है उसका लाभ अगर हिंदू उठा रहा है तो मुस्लिम भी उठा रहा है, कोई रोक तो नहीं रहा ना? बावजूद इसके आपकी पार्टी के नेताओं के जुबान पर आखिर क्यों इतने तीखे और जहरीली बातें आ जाती हैं जिसका जिक्र डॉक्टर हिमांशु कर रहे हैं? अक्सर ऐसे बयान सुनता हूं जैसे ये देश उनका अपना नहीं है, ये देश उनका पराया है। इस देश में हर कोई उनको काटने दौड़ रहा है, तब जबकि इस देश की भू पर, इसकी देश की संपदा पर, इस देश की योजनाओं पर, इस देश की हर चीज पर बराबर का हक है और बराबर का हक ले रहे हैं, उठा रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। उसके बावजूद भी इस तरह की तलखियां। देखिए, मैं जो आपने बात कही कि देश के जो संसाधन है इसको हिंदू और मुसलमान उठा रहा है, मैं इसको इस तरीके से नहीं रखता कि आप उसको हिंदू और मुसलमान के, इस देश के जो नागरिक हैं, जो सिटीजन है, वो इस देश के जितने भी संसाधन है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिस बयान का ये जिक्र कर रहे हैं उसको 13 से 14 साल हो गए। उस एक बयान की वजह से हमारे जिस पार्टी के लीडर ने वो बयान दिया था, वो 40 दिन उनको जेल में रहना पड़ा। अदालत में पूरी कार्रवाई चली, उसके बाद उनको अदालत से क्लीन चिट मिल गई। मैं ये जानना चाहता हूँ फिर आकर फिर ऐसे ही बयान दे रहे, वो 15 मिनट के बाद उन्होंने 15 सेकंड बोल दिया। 15 नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से भाजपा के नेता इस तरीके के प्रवोक करने वाले बयान देते हैं, क्या ये एक दिन के लिए भी कभी जेल जाते हैं? क्या इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई या एफआईआर कहीं कटती है? डॉक्टर हिमांशु बात तो पते की कर रही है। नहीं, पहली बात इनकी, मैं इसका जवाब दे दूं। फडणवीस जी ने बोला था बहुत लोग का आवेदन मेरे पास ही आया है और बहुत लोगों की ये इच्छा है कि इस कब्र को यहां से हटा दिया जाए। पहले तो उस शब्दों को वो देखें। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं इसको उखाड़ फेंकूंगा, फेंक दूंगा, तोड़ दूंगा, मरोड़ दूंगा। उन्होंने बोला बहुत लोग की इच्छा है। पहली बात तो जुनैद खान जी की है। हर आदमी की अपनी अलग सोच होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे आ जाता है। तो अगर लोगों की इच्छा अपने चीफ मिनिस्टर से गुजारिश कर रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर ने अगर वो टीवी पे बोल दिया, तो क्या ये लोग मारेंगे? 33 पुलिसकर्मियों को मारा जाएगा, इधर उधर बातों को घुमाया जा रहा है, ये बयान किया, वो बयान किया। क्या 33 पुलिस वालों को मारना
क्या एक डीसीपी लेवल के आदमी को कुल्हाड़ी मारना, इस बात पे क्या ये जायज है? इसका ये जवाब देंगे नहीं, इसको ये गोल गोल घुमा रहे हैं भाई। मैं जवाब दे दे पुलिस रहा हूँ, वाले तो मैं भारतीय जवाब दे दे जनता रहा हूँ। पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। जवाब दे दीजिए, हालांकि पुलिस वो वाले दे तो चुके हैं, देश के लेकिन फिर एक नागरिक बार हैं। और दे अगर दीजिए। आप अपने आप को देश का वो कह रहे हैं नागरिक कि बोल जिम्मेदार रहे लोगों हैं, के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार और जवाब दे दीजिए। जो इस घटना का जिम्मेदार है, सबके खिलाफ मैं अरे कह रहा तो हूँ, हम सख्त से क्या सख्त कार्रवाई कार्रवाई होनी करते रहेंगे? चाहिए। आप लोग अपने लोग को नहीं आप समझा सकते हो कि ये नहीं करना चाहिए? सुनिए, हर बार सुन क्यों हो रहा लीजिए। है? एक एक महीने में 3-3 दंगे हो रहे हैं। आपने बड़ी सफाई से कह दिया कि मुख्यमंत्री हर चीज में से हो लोगों जाए ने तो आप अपनी कार्रवाई राय करिए। रखी, अरे कार्रवाई में उन्होंने हमारे अपनी संभल के प्रतिक्रिया दे दी। एक पुलिस ऑफिसर ने बोल दिया आप कि हमें भाई बोलने का मौका अलग दीजिए। अलग समय पर निकलो, तो उसमें आपत्ति है। जब पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है कि भैया अगर हिंदू और मुस्लिम पक्ष को दिक्कत है होली से, तो अलग अलग समय निकलो, उसमें भी इनको दिक्कत है। अगर पुलिस प्रशासन अपना काम करे तो भी दिक्कत है, अब नहीं कर रही है तो भी है। अरे भाई आप लोग ये भी तो निवेदन कर सकते हैं कि दंगा नहीं करना चाहिए। हर चीज में आ जाए कि सरकार इनकी है, हम तो हल्ला सुन लीजिए। मचाएंगे, हम तो दंगा हाजी करेंगे। नाजिम आप साहब, लोग पुलिस प्रशासन को देखो। हाजी नाजिम साहब, करें तो क्या करें? इस देश में होली के रंग हो या फिर रोजा का इफ्तार हो, हर जगह कड़वाहट दिखाई दे रही है। क्या ये चलती रहेगी? इसकी शुरुआत कौन करेगा? आप ही लोग कर लीजिए। कम से कम आप ही लोग अपने लोगों को समझाइएगा, क्योंकि सारे लोग मस्जिद जाते हैं, नमाज करने जाते हैं, वहाँ समझाइए कि भाई किसी अफवाह पर ध्यान मत दो। अगर ऐसी कोई अफवाह है तो पहले उसको समझ लो, पहले जान लो। हर जगह, हर मोहल्ले में शांति समिति होती है, तत्काल शांति समिति की बैठक बुला लो, एक बार पुष्टि कर लो, कम से कम इन हालातों से बचा तो जाएगा। या वहाँ भी उसी तरह के भाषण चल रहे हैं या उसी तरह की बातें चल रही हैं जिसका जिक्र डॉक्टर हिमांशु कर रहे हैं, तलखी वाले? हाँ मनोज जी, देखिए आपने बिल्कुल सही बात कही। देखिए अफवाह हम कहते नहीं, हैं मैं कि तो सही अफवाह बात कर रहा हूँ, आप भी तो कुछ सही बात कर दीजिए। हाँ सुन तो लीजिए मनोज जी। देखिए अब हम लोग अच्छी बात करेंगे तभी आपके चैनल के माध्यम से, आपके द्वारा ही तो पूरे देश में जाएगी। हाँ। देखिए हम लोग कहते हैं कि अफवाहों से बचे। अफवाह पूरे मुल्क को किस तरीके से एक दंगे की चपेट में ले लेगी, इसलिए ऐसी अफवाहों से बचे। क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को आग लगा देती है, उसी तरीके से एक छोटी सी अफवाह पूरे मुल्क के हालात को किस तरीके से खराब कर देंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए सभी को अफवाहों से बचना चाहिए। और दूसरी बात मनोज जी, आज हमें एक नया इतिहास मालूम हुआ है। अभी तक तो हमें ये इतिहास की जानकारी नहीं थी, आज हमें एक नया इतिहास सुनने में मिल गया कि जो हिमांशु जी ने कहा है, मनोज जी, जो हिमांशु जी ने कहा था कि हमारे हिंदुओं की शादी दिन में इसलिए नहीं होती क्योंकि मुगल काल के अंदर हिंदुओं को जो दूल्हे होते थे उनको मार दिया जाता था। ये आज हमने इतिहास की नई बात सुनी है। और कहते हैं कि हमने रात में शादी ब्याह इसलिए करते हैं कि रात में सेफ रहते हैं। ये कौन से इतिहास की जानकारी ये पूरे देश को बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मनोज जी, इतिहास तो हमेशा इतिहास के पन्नों पर दर्ज है, इतिहास को कभी झुटलाया नहीं जा सकता। इतिहास के अंदर अगर अच्छाई भी है तो इतिहास के अंदर बुराई भी है, दोनों का विवरण है इतिहास के अंदर। लेकिन अगर ये कहा जाए कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि वो असली दोषी तो वो लोग हैं जो बार बार कबर खोदने की बात करते हैं, कबर को हटाने की बात करते हैं, और संगठन जो संगठन इस तरीके का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे में नफरत की पैदावार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। काश अगर वो इस तरीके का माहौल ना बनाते तो मुझे लगता है कि देश के अंदर अमन व सुकून रहता। चंद्रमोहन जी, मनोज जी, अगर इसकी जांच पड़ताल हो जाए तो हो सकता है कि वही असामाजिक तत्व होंगे जो मुंह ढककर आए होंगे, जिन्होंने इस दंगे को भड़काने की कोशिश करी होगी। अगर जांच पड़ताल होगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन एक कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, ये गलत है। आपने जो कहा था कि हिंदू मुस्लिम, बिल्कुल सही बात है। हम हिंदू और मुस्लिम दोनों। मनोज जी देखिए, मनोज जी अगर सरकार चाहे तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। और सरकार की नाकामी है कि इतना बड़ा हादसा महाराष्ट्र में हुआ और इतने इससे ज्यादा प्रशासनिक अधिकारों के ऊपर जो हमले हुए। और आज भी सरकार के जो बयान आ रहे हैं वो भी सरकार के वो बयान बैलेंस करने के लिए नहीं है। आज भी वो बयान 80-20 को ताल्लुकात रखते हुए बयान दिए जा रहे हैं। सरकार का दायित्व क्या है कि अपने हर प्रतिनिधि को बुलाए, उन प्रतिनिधि को बुलाकर मीटिंग कर जो हादसा हुआ उसके लिए जिम्मेवारी हैंडल करवा के प्रशासनिक अधिकारों के साथ तालमेल बनाए, क्योंकि ये चिंगारी आग बन के कहीं हिंदुस्तान की तरफ ना जाए, इसको यही खत्म करना जरूरी है। ये जिम्मेवारी उसी सरकार की है जिसके रहते हुए इतना बड़ा हादसा हुआ। और इसके लिए खासतौर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बयानवीर नेता है उनको उन बयानों से बचना पड़ेगा। ये मुल्क सबका है, इस मुल्क की धरती सबकी है और सबकी जिम्मेवारी है
चाहे वो मुस्लिम भाई हो चाहे हमारे हिंदू भाई हो, क्योंकि देश के अंदर अमन चैन अगर रहेगा तो देश का हर वातावरण, हर देश का नागरिक रहेगा, हर राजनीतिक दल रहेगा। इसके ऊपर राजनीति की जरूरत नहीं है, अफवाहों को दूर करें। और मेरा फिर निवेदन है भारतीय जनता पार्टी के उन प्रवक्ताओं को कि जो डिबेटों में आकर इतिहास की बातों को कुरेद कर अपने आप को हिंदुत्व और सनातनी कहने की कोशिश करते हैं, और इसके विपरीत उन लोगों को जो लोग जी उनकी बातों में आकर कोई ऐसे बयान देते हैं जिससे देश का वातावरण खराब होता है, उनको इनसे बचना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर आज इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ये सबसे ज्यादा इसकी आवश्यकता है, देश की आवश्यकता। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि शिवसेना के सांसद हैं श्रीकांत शिंदे। श्रीकांत शिंदे का विपक्ष पर हमला हुआ है। उनका ये कहना है कि औरंगजेब का गुणगान करने वालों के साथ ये लोग औरंगजेब का गुणगान करना शर्मनाक है। मतलब सीधा सीधा उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगा दिया है। विपक्ष को लेकर कहा है कि विपक्ष औरंगजेब का गुणगान कर रहा है और औरंगजेब का गुणगान करने वालों के साथ विपक्ष है। सुनिए। हिंदुत्व को इन्होंने छोड़ा और औरंगजेब के विचार जो है इन्होंने अपनाए, इसलिए ऐसी परिस्थिति जो है उबाड़ा की आज हो गई यहाँ पर। और इनको चाहिए कि वो औरंगजेब का टूम जो है, कब्र जो है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो, क्योंकि इनको लगता है कि उनका जो वोट बैंक है, क्योंकि उनको वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मुझे लगता है कि जो औरंगजेब महाराष्ट्र पर चल के आया, भारत पर चल के आया, जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के हालाल किए, उनको मौत के घाट उतारा, उनको तड़पा तड़पा कर मारा, और ऐसे औरंगजेब के गुणगान गाने वाले लोगों के साथ जो है इन लोग रहते हैं और कुछ बोल नहीं पाते। मुझे लगता है इससे शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती। धर्मगुरु हमारे साथ शैलजानंद जी बड़े हुए हैं, उनके पास में चलूंगा। शैलजानंद जी, व्यंग के तौर पर ही सही, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं हिमांशु जी आता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि व्यंग के तौर पर ही सही, अगर मुझे लगता है औरंगजेब की अगर आत्मा होगी या औरंगजेब ऊपर से देख रहा होगा तो मुझे लग रहा है हाथ जोड़ रहा होगा और वो कह रहा है कि यार मुझे बीच में कहाँ घसट लिया, अगर मेरा बस चलता तो मैं अपनी कब्र को अपने साथ ही ऊपर ले जाता। देखिए, इसको व्यंग में ले ज्यादा बेहतर तो ये था कि औरंगजेब को तो उसी समय पे नाक और हाथ रगड़ लेने थे। उसकी सदियां, उसकी पीढ़ियों को पता नहीं कब तक सुनना पड़ेगा। वो सुनेंगे, जो कर्म उन्होंने किया है वो आगे चल करके वो सुना है। देखिए, स्पष्ट कांग्रेस के जो नेता, उन्होंने बड़ा अच्छे से एक बात अच्छी लगी मुझे, उन्होंने स्वीकारा कि औरंगजेब भारत के लिए काला रंग है, कलंक के रूप में स्थापित है। दूसरी, देखिए, सवाल पिक्चर बनी ऐसी चीज आप लोगों की क्रिया है। स्पष्ट रूप से यह है कि औरंगजेब का हित जो भी रखेगा वो निश्चय ही कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित है। औरंगजेब का जो पक्ष रखने की बात करेगा वो दिग्भ्रमित है। पर हाँ, यह बात सत्य है कि बीते दिनों की लाश पर पड़े रहोगे कब तलक, उठो अलम कशो के सर पर आफ्ताब आ गया। अरे बुझाओ, इनको भगाओ, इन मुर्दों गले मुर्दों के पीछे लगने वाले लोग उनको हटाकर फेंको या न फेंको, उनकी यादों को साफ करो, उनके समस्त स्थानों को पवित्र करो जो मुगलों के आक्रांताओं के प्रतीक बचे हैं इस देश के अंदर। खत्म करिए, क्यों बार बार क्यों इस तरह की बहस हो, एक बार में करके खत्म करिए। जितने भी आक्रांता हैं, जिन्होंने इस देश के साथ गलत किया, जिन्होंने इस देश के लोगों को नुकसान पहुंचाया, देश की मां बहनों की इज्जत लूटी, एक साथ खत्म करिए ना। बार बार का किस्सा खत्म हो, कम से कम चुनाव का इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा। वही बात है, आपकी बात से सहमत हूं कि जितने प्रतीक के जो उस कलुषित यादों को सामने लाते हैं उनको शुद्धि करो। देखिए मनोज जी, मैं समझ लूंगा, आप देखेंगे जब बुलडोजर की बातें चली ना शासकों के द्वारा आधुनिक काल के अंदर भी, तो मैंने कहा कि मत गिराओ इमारतें, उसके अंदर हमारा अपने यहाँ का श्रम है, हमारे अपना पसीना है, उनको राजसात कर लो, उनकी जगह पर अनाथालय डाल दो, उन भवनों के अंदर चिकित्सालय डाल दो, स्कूल डाल दो, या गरीबों को दे दो, भवन मत गिराओ। वैसे आज जो मुगलों के प्रतीक है, चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो जितने भी औरंगजेब की कब्र हो, इन सब को राजसात करिए, उनके राजस्व मत लीजिए उनसे, उनकी जगह पर कुछ अच्छे स्थापना कर दीजिए, भवनों को मत गिराओ, उनकी जगह कुछ ना कुछ अच्छा कर लो। नहीं, लेकिन तो डॉक्टर हिमांशु जी की पार्टी है, और हिमांशु जी की पार्टी है, उसी में संस्कृति और पुरातत्व विभाग आता है। वो तो 6 लाख रुपए खर्च कर रहा था हर महीने औरंगजेब की जो कब्र थी उसकी साज सज्जा में, उसके रख रखाव में। और जो शिवाजी जी की जो है उसमें जो है मात्र चंद 5-6 हजार रुपए खर्च हो रहे थे। अब हिमांशु जी जाग गए, उन्होंने कहा अब तो औरंगजेब रोड भी हटने वाली है। जी, पहले तो मैं एक बात थी जो
डिबेट की शुरुआत से ही नहीं बोल पा रहा था, मैं घटनाक्रम बोल रहा था, बार बार मुझे काट दिया जा रहा है। मैं पुलिस की एक रिपोर्ट का बताने वाला था हाँ। कि पुलिस की जो रिपोर्ट है निष्पक्ष, उसमें क्या लिखा है कि दो गुटों के बीच जो है झड़प हुई है। अच्छा, उसके बाद मैंने पता करने की कोशिश की, एक लड़का है अपूर्व है नागपुर का, मैंने आज उसको फोन किया, वो हमारे मित्र है, जूनियर है मेरा। मैंने उससे पूछा क्या हुआ है, तो वो उसी घटना ग्रसित क्षेत्र से ही आया है। उसने मुझे फोन पर बताया क्या हुआ था कि एक यात्रा जैसी निकली थी, उससे कुछ लोग जो है भड़क गए। तो भड़कने के बाद क्या हुआ, वहां पे उन्होंने बोला कि कुछ एक कपड़ा जो है जलाया गया था, और कपड़ा जलाया गया था तो अफवाह ये फैली थी कि वो एक जो है धार्मिक कपड़ा है या किसी की मजार से वो चादर उड़ा के जलाई गई है। तो मैंने पूछा ये अफवाह किसने फैलाई है, तो उसने ये संक्षिप्त में बोला कि वो ये कांग्रेस के कुछ नेता थे, छोटे गुट वाले, उनके ब्लॉक प्रमुख या वो ऐसी अफवाह फैलाए कि ये जो है वहां पर ये धार्मिक कपड़ा जो है जलाया गया है, इसके कारण जो है ये दंगा फैला हुआ है। तो हम जो है मेरा बस ये निवेदन कांग्रेस वालों से भी ये था, मैं शुरुआत से कहने वाला था कि आप अमन और चैन की, शांति की बात करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, आप मीडिया में अमन चैन की बात करें, लेकिन अपने जो ब्लॉक के नेताओं हैं उनको भी समझाएं कि ये जो दंगा भड़काने वाले भाषण देते हैं वो भी ना दिया करें। चंद्रमोहन जी। मनोज जी, छोटा सा कमेंट। देखिए, अभी मेरे मित्र ने क्या बात बोली, इन्होंने फोन से पता करा, और इन्होंने इस बात को बोलते बोलते महाराष्ट्र की पूरी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को नीचे कर दिया। एक प्रवक्ता ये पता कर रहा है, तो क्या आप कह रहे हैं कि जो पुलिस अधिकारी है वो किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं? अरे कैसे बोल देते हैं? पुलिस का कहां से नाम ले लिया भाई? एक छोटा सा पत्रकार, एक पार्टी दंगा का घटनाक्रम बताया मैंने, पुलिस कहां से आ गई यहाँ पे? आपका मीडिया तेज है और आप समझते हैं पुलिस कहां से आ गई यहाँ पे? कार्य कर रहे हैं, वो मैंने दंगा का घटनाक्रम बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। बैठते हैं, आपको फोबिया है कांग्रेस नाम का, क्योंकि आपको सत्ता मुसलमान और कांग्रेस के नाम से मिलती है, इसीलिए आप उस पर राजनीति करते हैं। शर्म करिए कुछ। एक चैनल पे, राष्ट्रीय चैनल पे बैठकर आप एक फोन की बात कर रहे हैं, क्या आप राष्ट्रपति है? अजय, कोई लहजा होता है किसी चीज के बात करने का? मजबूरी के अंदर मुझे गलत जाना पड़ा, और आप अपने ही राष्ट्र के अंदर अपने ही क्षेत्र के मुख्यमंत्री की उनके द्वारा करी गई अधिकारियों के साथ आंदोलन को, मतलब अपने फोन कान से बड़ा बता रहे हैं। कैसे, कौन है आपके राजनीतिक गुरु? नहीं तो आपके लोग दंगा नहीं भड़काते हैं? चैनल पे कैसे बात करनी है? आपके नेताओं के नाम नहीं आए थे नूह में, ये बताइए। अरे यार, आप ये चीजें, आपके ब्लॉक के लोगों के नाम आए थे कि नहीं आए थे, ये बताइए। जो बात आप कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के नेताओं का नाम जहांगीरपुरी में आया था कि नहीं आया था? देश के अंदर विघटन फैलने वाली चीजें हैं, जिस चीज को आप कर रहे हैं, अपनी उम्र के हिसाब से बिचौर होइए। आपके नेताओं का नाम भी बताइए, जहां पे भी ये घटनाएं होती हैं, आपके नेताओं का नाम आता है कि नहीं आता है? इसमें हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, अभी बात क्लियर हो जाएगी। उम्र पे मत जाइए, आप इसे हाँ या ना का बताइए। मैं तो बचपन से पैदा हुआ से यही देख रहा हूँ। ज्यादा आप होते कौन थे मौलाना अब्दुल कलाम के बारे में बोलने वाले? अरे भाई, गलत पढ़ाएंगे तो बोलूंगा, मैं देश का नागरिक हूँ। अगर मेरे से इतिहास छुपाया जाएगा तो मैं बोलूंगा। आप कौन होते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में बोलने में? मैं ऐसे बोल दूं, ये कोई बात होती है? अरे मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मेरी सरकार ने दी है, मैं भारत का नागरिक हूं, मैं बोलूंगा। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में बोलूं या ना बोलूं? अभी धर्मगुरु जी ने इतनी बढ़िया बातें बोली, उसमें भी आपका असर नहीं हुआ उन बातों का? अरे मैं तो कह रहा हूँ कि धर्मगुरु जी की बात आप क्यों नहीं मानते? ये बताइए, आपके नेता क्यों भड़काते हैं? बातें कर रहे हैं, कोई दुर्भाग्य इसका है, दुर्भाग्य इसी बात का कि कोई किसी की बात नहीं मानना। देखिए, एआई का दौर आ गया है, हम लोग विकास के पथ पर लगातार अग्रसर हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो चुके हैं, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, चांद तक पहुंच गए हैं, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, और हम औरंगजेब पर कई सौ साल पीछे औरंगजेब पर अटक जाते हैं। और औरंगजेब पर अटक जाते हैं तो इस तरह की तस्वीरें निकल कर आती हैं, इस तरह की तस्वीरें निकल कर आती हैं तो समझ में आता